हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। और ये हमारा सैम्पल पेपर नंबर 1 है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके एग्जाम की प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी रह रही है तो उनके लिए सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मे बी हो भी सकता है कि इनमें से सेम क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाए आपका जो फाइनल पेपर आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट है ये हमारा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपका स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। पहला आता है आपका खंड आ समष्टि अर्थशास्त्र एंड सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स का। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन आता है आपके सामने, उच्च नगद आरक्षित अनुपात का अर्थ है वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन करने की क्षमता का कम होना। और दूसरा आता है आपके सामने, साख गुणक नगद आरक्षित अनुपात का उत्क्रम होता है। अब देखने को क्या मिलता है इसमें दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास विदेशी विनिमय के लिए मांग विदेशी विनिमय की दर से क्या होती है, विपरीत होती है। कैसी होती है, सदैव आपकी विपरीत होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे सामने, उल्लेख कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या सत्य है। इसमें सत्य असत्य बताना है हमें। तो मुद्रा की पूर्ति में सरकार के पास रखे स्टॉक को सम्मिलित किया जाता है, तो ये क्या है, असत्य, ऐसा नहीं किया जाता। ठीक है, तो क्या है, ये आपका असत्य है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला आता है आपके सामने, भारत में विदेशी बैंक की शाखा में काम कर रहे विदेशियों द्वारा अर्जित आय भारत की घरेलू कारक आय का एक भाग है। दूसरा आता है, घरेलू कारक आय राष्ट्रीय आय से अधिक होगी जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय ऋणात्मक हो। तो इसका क्या आएगा, कथन ए और कथन दोनों सत्य हैं। दोनों के दोनों कथन आपके सत्य आएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपके सामने, अविस्फीति अंतराल की परिभाषा दीजिए। किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है, यदि समग्र मांग उससे कम हो तो इन दोनों के अंतर को अविस्फीति अंतराल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, जब भुगतान शेष डैश में होता है तो केंद्रीय बैंक के सरकारी कोषों में कोई संचलन नहीं होता। कोई भी संचलन नहीं होता। कब, जब वो संतुलित होता है। ठीक है, जब वो संतुलित होगा तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, अस्पताल द्वारा नर्सों को दी गई मुफ्त वर्दी को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किया जाता है। तो असत्य, ऐसा नहीं किया जाता है, ये मध्यवर्ती, ठीक है, मध्यवर्ती उपभोग में माना जाएगा। नेक्स्ट आता है, संतुलित बजट की परिभाषा दीजिए। संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकारी व्यय तथा सरकारी प्राप्तियां बराबर हो, यानी कि जितना खर्च कर रहे हो उतना आपको प्राप्त भी हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, संतुलित बजट कहा जाता है। अब 7वां प्रश्न है, यदि एमपीसी 0 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। तो एमपीसी जो 0 होता है तो हम जानते हैं, तो जो गुणक की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट आते हैं आपके सामने, उल्लेख कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। वाणिज्यिक बैंकों, ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों मुद्रा पूर्ति के नियंत्रक हैं। तो देखने को मिलता है वाणिज्यिक बैंक मुद्रा पूर्ति की नियंत्रक नहीं होती, यहाँ पे आपकी केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई काम करती है, तो ये गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है केंद्रीय, इसी में ही है, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रित करता है और वाणिज्यिक बैंक केवल साख सृजन के माध्यम से मुद्रा पूर्ति को योगदान देते हैं। साख यानी कि दूसरे माध्यमों से। ठीक है, इसका और इसका दोनों का काम क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए और कारण आज सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आता है आपके सामने, अवकाश के समय में की जाने वाली क्रियाएं जीडीपी में योगदान नहीं देती। दूसरा है कारण आर, इसमें किसी भी कारक आय को अपवर्तित करना शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आता है आपके सामने, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और दिया गया कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या करता है। तो ठीक है, दोनों सही और व्याख्या भी ठीक है। नेक्स्ट आता है, कारक आय की परिभाषा दीजिए। क्या होता है कारक आय। कारक आय वह आय है जो उत्पादन के कारकों के स्वामियों को उत्पादन प्रक्रिया में उनके योगदान के फलस्वरूप लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में प्राप्त होता है, उसे आप कारक आय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, डैश जमाओं की उत्पत्ति तब होती है जब बैंकों द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है। तो ये क्या है, गौण। गौण जमाओं की उत्पत्ति तब होती है जब बैंकों द्वारा लोगों को ऋण दिया जाता है। ठीक है, इसमें गौण आएगा। नेक्स्ट आता है आपका,
ऐच्छिक तथा अनैच्छिक बेरोजगारी की व्याख्या कीजिए। तो हम जानते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जहाँ पर रोजगार के साधन तो उपलब्ध होते हैं पर लोग काम करने के इच्छुक नहीं होते, इसको आप क्या बोलते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा आता है आपके पास अनैच्छिक बेरोजगारी। क्या होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जहाँ पर लोगों के लिए काम उपलब्ध नहीं होता पर वो काम करने के इच्छुक होते हैं। ठीक है, पहले वाले में क्या है, काम आपके लिए उपलब्ध है, आप काम करना नहीं चाहते, और दूसरे वाले में क्या है, आप काम करना तो चाहते हैं पर काम उपलब्ध नहीं है। तो आप लिखेंगे ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी में अंतर। पूछा गया है बहुत बार, क्या पता इस बार भी पूछ सकता है, तो आप जरूर पढ़ के जाएंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट आता है हमारे पास, केंद्रीय बैंक द्वारा साख की मात्रा के नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली 3 विधियां कौन कौन सी। तो हम जानते हैं 3 विधियां कौन सी है, बैंक दर, ठीक है, बैंक दर लगाती है, दूसरी खुले बाजार की क्रियाएं और रेपो दर। ये तीनों की तीनों आपको याद करके जानी है, बहुत बार प्रश्न से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन सी है वो 3 विधियां, पहली है बैंक दर, दूसरी खुले बाजार की क्रियाएं, तीसरा क्या है आपका रेपो दर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। उसके बाद आता है आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, बहुत आसान सा, एक अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन यानी कि सी कंजम्पशन दे के रखा हुआ है आपको, कंजम्पशन यहाँ पे दे के रखा हुआ है, जिसमें सी उपभोग व्यय है और वाई राष्ट्रीय आय। ठीक है, वाई राष्ट्रीय आय, तो ये आपको दे के रखा हुआ है, और आय के संतुलन स्तर और उपभोग व्यय की प्रकलन निकालना है हमें। तो देखते हैं, सी की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, निवेश आपको दे ही रखा है, तो वाई इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि वाई दे रखा है, वाई क्या है आपका राष्ट्रीय आय है, यहाँ पे ध्यान देना, राष्ट्रीय आय दे रखा है, सी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और वाई की वैल्यू ये आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, वाई इक्वल टू कैसे, देखो ये फॉर्मूला पुटअप किया है यहाँ पे, वाई इक्वल टू क्या है, सी क्या है आपका, ये 13 200 प्लस 0.75 ये आपका दिख रहा है, और आई क्या इन्वेस्टमेंट कितनी रखी है 4000, तो हम यहाँ पे इसको प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है वाई, इस वाई को क्या माना है हमने, इस वाई को 1 के इक्वल माना है, इस वाई को क्या माना है 1 के इक्वल माना है, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4200 आ जाएगा। ठीक है, वाई को 1 माना है, अगर 1 में से मैं माइनस करता हूँ 0.75 को, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 0.25, तो मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास 0.25 ही आ गया। ठीक है, और ये सेम का सेम एज इट इज, इन दोनों को एक तरीके से क्या करेंगे, अब डेसिमल में है ऊपर, ये 4.2 ऊपर है, नीचे क्या आ जाएगा, अब जब इसका 0 हटाओगे यहाँ से, जब इसका 0 यहाँ से हटाओगे तो 2 0 ऊपर आ जाएंगे, वही बात की गई है यहाँ पर, एग्जैक्टली वही चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है आपका आय का संतुलन कितना आएगा 16800, और उपभोग का आ जाएगा 12800, ये दोनों चीज़ आपके निकल के यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो देखने को क्या मिलता है, कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक, पहला ये आता है। दूसरा है आपका संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय, ये है। तीसरा आता है विदेशों से निवेशी कंपनियों की शुद्ध आय। ये तीनों के तीनों आपको किस चीज़ में मदद करते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध साधन आय है उसके मुख्य कारण कौन कौन से, ये तीनों हैं, तीनों आपको ये याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है यदि समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक हो, तो मतलब एएस जो है वो ग्रेटर देन एडी है, यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो रही है और कंजम्पशन आपका कम हो रहा है। ठीक है, अब सप्लाई जब ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, और उतना आप कंजम्पशन नहीं कर पा रहे। मान लीजिए आपने कहीं पे 100 kg सामान भेजा, आपने 100 kg, और वहाँ पे सब कंज्यूम कितना हो रहा है 70 kg, बाकी का जो 30 kg वो आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। 30 kg यहाँ पे जो वेस्ट हो रहा है इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, अब धीरे धीरे अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कम करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कम होता जाएगा। क्यों, ये 30 kg आपका वेस्ट हो रहा है, इसका पैसा आपको मिल नहीं रहा है, वेस्ट हो जाता है। इसी वजह से आप क्या करेंगे, सिर्फ 70 kg ही प्रोड्यूस करेंगे ताकि 30 kg है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, तो समझते हैं, यदि समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक होती है, अर्थात एएस ग्रेटर देन एडी, तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रभाव उनकी मांग से अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बिक नहीं पाती, उत्पादन के अनबिके स्टॉक में वृद्धि कर देती है। मतलब अनबिके स्टॉक मतलब जो सामान बिक नहीं रहा उसमें तो वृद्धि हो जाएगी ना धीरे धीरे, जैसे कि 30% और बढ़ता जाएगा, फिर 100 कर दिया, फिर 30 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगी 60 के बराबर हो जाएगा। तो देखने क्या मतलब अनबिके स्टॉक में वृद्धि होती चली जाएगी यहाँ पर, जिससे क्या होगा, इससे अवांछित स्टॉक उत्पन्न हो जाता है, जिससे समाप्त करने के लिए उत्पादन में कमी करनी पड़ती है। अब क्या सामान जब बिकेगा नहीं तो उत्पादक क्या करेगा, उत्पादन में कमी करना शुरू कर देगा। यहाँ पे धीरे धीरे उत्पादक में कमी होना शुरू हो जाएगी, जब तक
कमी करता रहेगा, जब तक AS इजिकल टू AD नहीं हो जाएगा तब तक वो कमी करता रहेगा, क्योंकि उसको नुकसान नहीं करना है। कोई भी उत्पादक जो होता है उसको मुनाफा कमाने के लिए काम करता है, घाटा खाने के लिए नहीं। जब तक उसको AS इजिकल टू AD नहीं कर देगा तब तक वो ऐसा ही काम चलाता रहेगा। अब केंद्रीय बैंक का जारीकर्ता बैंक कार्य समझाइए। देखो बैंक केंद्रीय बैंक क्या करता है, बहुत सी करेंसियों को छापता है। 2000 का नोट हो गया, चाहे आपके सिक्के हो गए, चाहे 500 का नोट हो गया, 200 का नोट हो गया, सारे के सारे जो करेंसी छापने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, केंद्रीय बैंक का होता है। इसी वजह से इसको जारीकर्ता बैंक भी कहा जाता है। तो बाकी जितनी भी आपकी बैंक होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती हैं, केंद्रीय बैंक के ऊपर निर्भर करती हैं। और क्योंकि केंद्रीय बैंक सभी करेंसियों को छापने के लिए उत्तरदायी है, इसी वजह से सारी की सारी बैंक उसके ऊपर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जब विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि होती है, जब विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है। समझाइए ऐसा क्यों होता है। तो समझते हैं। पहला आता है आपके सामने, जब विदेशी मुद्रा सस्ती हो जाती है तब घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की क्रय शक्ति घटने लगती है। तो यहाँ पे हमें समझना है उसकी क्रय शक्ति क्या है, घटने लगती है। ठीक है, घटने की प्रवृत्ति रहती है। इससे घरेलू अर्थव्यवस्था में निर्यातों में कमी आ जाती है। यहाँ पे आपके जो निर्यात है उनमें भी कमी धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी। इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है और इसी के कारण जो विदेशी मुद्रा की जो पूर्ति है वो कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारे सामने, जब विदेशी मुद्रा सस्ती हो जाती है और घरेलू बाजार में इसकी क्रय शक्ति घट जाती है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि क्रय शक्ति घट रही है, तब विदेशी निवेशकर्ता विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कम निवेश करेंगे। इसके फलस्वरूप क्या होगा, आपका विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, जैसा कि आपका इस ग्राफ में भी दर्शाया गया है। ठीक है, जैसा कि इस ग्राफ में भी दर्शाया गया है, विदेशी विनिमय की कमी में कमी देखने को मिल रही है। यहाँ पे विदेशी विनिमय की मात्रा में कमी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है सरकारी बजट क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। देखो सरकारी बजट वह बजट होता है जिसमें सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ हो, किसानों के लिए भी हो, जो आपके बिजनेसमैन है इनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ हो, उसको आप सरकारी बजट कहते हैं। सभी के लिए कुछ ना कुछ सहूलियत होती है सरकारी बजट में, क्योंकि सरकारी बजट किसी भी एक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं होता है, सभी के सभी वर्गों के लिए होता है। इसी वजह से सरकारी बजट में सभी लोग आस लगा के रखते हैं कि सरकार हमें कुछ ना कुछ सहूलियत देगी, हमें कुछ ना कुछ इसमें राहत मिलेगी। ठीक है, तो देखने को क्या मिलता है, बजट सरकार की प्रत्याशित आय तथा प्रत्याशित व्यय का एक ऐसा ब्यौरा है जो वित्तीय वर्ष अप्रैल 1 से मार्च 31 तक के अनुमान को प्रकट करता है। इसमें वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों तथा कमियों से संबंधित रिपोर्ट भी शामिल होती है। अन्य शब्दों में सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की अनुमानित आय और व्ययों का विवरण होता है। मतलब उसने कितना खर्च किया और उसको कितना प्राप्त हुआ, इस सारा का सारा उसमें लिखा होता है। और सरकार ये भी बताती है कि आने वाले वर्षों में वो कितना खर्च करेगी और किस किस क्षेत्र में कितना कितना खर्च करेगी, किसानों को कितना देगी, और जो आपका रक्षा बजट है ये कितने का होगा। इन सब चीज़ों के ऊपर उसमें डिटेल से चर्चा होती है। आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण, संसाधनों का कुशल आवंटन, आर्थिक स्थिरता और सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन, ये सारा का सारा काम आपका बजट में ऑलरेडी लिखा होता है। अब क्या होता है, आय असमानता, ठीक है, जो आय है इसकी असमानता कम करने में सरकार बजटीय नीति का किस प्रकार उपयोग करती है। देखो समाज में सभी वर्ग समान नहीं है, कुछ वर्ग बहुत ज़्यादा अमीर है, कुछ वर्ग बहुत ज़्यादा गरीब है। तो सभी वर्गों को समान रूप से एक ही धरातल पर लाने के लिए क्या करा जा सकता है, तो हमें देखने को मिलता है सरकार अलग प्रकार की अलग अलग नीतियां लेके आती है, जिसमें गरीबों के लिए अलग अलग प्रकार की कुछ ना कुछ स्कीम्स होती हैं, जैसे कि आवास योजना हो गया, और आपका बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनके माध्यम से सरकार अलग अलग प्रकार से गरीबों की सहायता करती है। राशन उनको देती है, LPG सिलेंडर उनको देती है, ठीक है, और जो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन उनको अलग प्रकार से राशन मिलता है। सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ सरकार काम करती है, ताकि क्या करना चाहिए, सभी लोगों को समान रूप से साधन मिल सके। और असमानता को कम करने के लिए सरकार का जो मुख्य कारण ये है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति है, उनके लिए क्या किया जा सकता है, उनके लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए जा सकते हैं और अब तक क्या क्या किया जा सका है, उन सब के ऊपर ध्यान देना उसका मुख्य उद्देश्यों में से एक होता है, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ये उसका बहुत ही बड़ा मुख्य उद्देश्यों में से एक है। ठीक है, एक और छोटा सा हमारे पास प्रश्न आता है, बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पादन और सकल राष्ट्रीय प्रोविजन आय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको अचल पूंजी दे रखी है, स्टॉक में परिवर्तन, निवल आयात, सब कुछ देके रखा हुआ है। अब हमें निकालना क्या है वो हम देखेंगे। हमें निकालना है बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पादन और सकल राष्ट्रीय
प्रयोजन आय ज्ञात करनी, दो चीज़ें ज्ञात करनी। तो हम जानते हैं बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी एनडीपी एमपी क्या दे रखा है आपको, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, एनडीपी एमपी दे रखा है हमको। तो हम जानते हैं निजी अंतिम, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनडीपी एमपी यानी कि निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकार द्वारा अंतिम उपभोग व्यय प्लस निवल विदेशी अचल पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन शुद्ध निर्यात। तो देखने को मिलता है इन सबको अपन प्लस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, किस चीज़ को, शुद्ध निर्यात को यहाँ पर अब माइनस करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ऐड ऑन करना है, सिर्फ प्लस करना है, और ये लास्ट वाले को जो शुद्ध निर्यात है उसको माइनस करें तो 1120 निकल के आ जाएगा। अब क्या है हमारे पास एनएनपी एमपी। अब देखो ऊपर यहाँ पे क्या दे रखा है, ऊपर आपको दे रखा है एनडीपी एमपी। अब एनडीपी एमपी से आपको किस पे जाना है, आपको जाना है एनएनपी एमपी से। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, अंचल पूंजी का उपभोग माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर, तभी आप क्या कर पाएंगे, यहाँ से जो दे रखा है एनडीपी एमपी से अगर आपको एनएनपी एमपी पे आना है तो अंचल पूंजी माइनस करनी पड़ेगी, माइनस विदेशों का शुद्ध कारक आय। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है एज इट इज हमने माइनस ही किया है, दोनों की वैल्यू 40 दे रखी, 40 से कंफ्यूज नहीं होना, दोनों की वैल्यू 40 है, इसी वजह से आपका यह आया है, ठीक है। उसके बाद सकल राष्ट्रीय प्रयोजन आय इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल विदेशी उत्पादन, सारी की सारी वैल्यूज ऑलरेडी ऊपर गिवन है, देखो यहाँ पे सारी की सारी ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, बस देखना है और माइनस करना है, फॉर्मूला पुटअप करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे करता जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन बी है हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आता है। भारत में पहली सरकारी जनगणना किस वर्ष हुई, तो आपकी पहली सरकारी जनगणना 1881 में होती है। दूसरा आता है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्वास्थ्य क्षेत्र विनियमित करने के लिए आई थी, तो देखने को मिलता है ICAMR, ठीक है, बी आता है आपका। नेक्स्ट आता है हमारे पास आधारित संरचना को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, कौन कौन सी है वो, सामाजिक, ठीक है, दो श्रेणियों में बांटा जाता है, पहला आपको याद रखना है सामाजिक। नेक्स्ट आता है आपके पास डैश मजदूरों का नाम मालिकों की स्थायी वेतन सूची पर लिखा जाता है, तो कौन से होते हैं, नियमित मजदूरों का ही नाम लिखा जाता है, अनियमित का ऐसा नहीं होता है। दूसरा आता है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सी छोटी पैमाने की उद्योग की मुख्य विशेषता है, तो दोनों आते हैं इसमें, कौन सा, ए और बी, धन प्रधानता और स्थानीय लोचशीलता, दोनों के दोनों इसमें आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट आता है कॉलम मैच करने वाला है, इसमें आपको दे रखा है एक तरफ आपको कॉलम ए है, दूसरा कॉलम बी है, इन दोनों को आपको मैच करना है। तो तपस इसका आ जाएगा, तपस मजदूर कमेटी, इसका हम लेके चलते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा आपका शिक्षा आयोग का, आपका आ जाएगा ये सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर व्यय करना, और सी का आ जाएगा आपका स्थान युवा यानी कि बेरोजगारी को उच्च स्तर में कमी करना आपका मुख्य उद्देश्य। लास्ट कौन सा बच गया आपका, सेकंड, कौन सा आ जाएगा इसमें हमारा, हाँ, तो ये एक मैच कर रहा है आपका, इसके साथ जाएंगे आप, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, कुछ कथन दे रखे हैं। अनौपचारिकीकरण श्रम बाजार में मांग तथा पूर्ति की, ठीक है, मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा संचालित होता है, और अनौपचारिकीकरण के कारण अनियमितीकरण होता है। तो यहाँ पे देखना है हमें कौन सा सत्य है, तो देखना मतलब कथन ए और कथन दोनों सत्य है। नेक्स्ट आता है हमारे पास निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ध्यान से पढ़ना है इन कथनों को। लोग बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश में स्थानांतरण करते हैं, सत्य बात है। स्थानांतरण से होने वाले लाभ पर होने वाली लागत से अधिक होते हैं, तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति निर्भर करती है, क्या निर्भर करती है, आयात अतिस्थापन को ये बताती है, तो ऑप्शन बी आएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, अभिकथन एवं कारण आज सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला आता है आपके पास आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए महान सर्वग्रस्त सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की गई, और दूसरा आता है आपके पास कारण आ ग्रेट लीप फॉरवर्ड विकास की गति को तीव्र करने में विफल रहा। तो क्या आएगा आपका, पहला आएगा ये वाला है, अभिकथन एवं कारण आ दोनों सही है और कारण ए की सही व्याख्या करता है, तो ये आएगा आपका। नेक्स्ट आता है सहकारी खेती क्या होती है, सहकारी खेती वह प्रणाली जिसमें किसान भूमि पर खेती करने के लिए स्वैच्छिक रूप से अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि भूमि पे खेती करने के लिए खुद से संसाधनों का आवंटन करते हैं और अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। वे उत्पादकता को भी सामूहिक रूप से बेचते हैं, मतलब क्या होता है, सभी लोगों का इसमें योगदान होता है और सामूहिक रूप से वो क्या करते हैं, अपना मुनाफा भी आपस में बांट लेते हैं।
ऐसा लागत को न्यूनतम करने के लिए किया जाता है, मतलब सभी लोगों के ऊपर बराबर संसाधनों का बोझ पड़े। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही मजदूर सारी की सारी चीज़ें करता रहा, एक ही किसान सारी की सारी चीज़ें करता रहा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करना मुश्किल होता है। ठीक है, ये निर्धनता के विभिन्न कारणों की चर्चा के लिए दृष्टि वाली छात्रों के लिए, आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट आता है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार सहायक होता है? देखो, मानव पूंजी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब मानव के ऊपर आप खर्चा करते हो तो मानव ज़्यादा कुशल और उसके पास ज़्यादा तकनीकी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा तकनीकी वृद्धि जब उसके अंदर हो जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है और अलग अलग प्रकार की मशीनों का निर्माण करके मानव श्रम को कम कर सकता है। तो मानव पूंजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव पूंजी की सहायता से एक देश बहुत अच्छे से विकास भी कर सकता है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारा। आर्थिक समृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादन में वृद्धि से है। निश्चित रूप से एक शिक्षित व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति की तुलना में वास्तविक उत्पादन में अधिक योगदान दे सकता है, यानी कि एक शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से एक समाज को समझ सकता है और ज़्यादा योगदान दे सकता है। इसी वजह से हमें क्या करना है, हर मनुष्य को शिक्षा देनी है, साथ साथ कौशल अगर हम उसको दें तो मानव पूंजी निर्माण में भी बहुत ज़्यादा सहायता हमें देखने को मिलेगी और इससे देश तथा समाज दोनों ही सुधरने लग जाते हैं। तो मानव पूंजी निर्माण बहुत ज़्यादा आवश्यक है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जरूर आएगा। नेक्स्ट आता है अंग्रेजी सरकार के भारत में रेलवे शुरू करने के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या थे? तो देखने को क्या मिलता है, भारत में रेलवे शुरू करने के पीछे अंग्रेजों का खुद का बहुत बड़ा कारण यह था कि वो चाहते थे कि हमारी भारत में पहुंच पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो जाए, भारत के संसाधनों को और अच्छी तरीके से लूटा जा सके और अपने देश भेजा जा सके। इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक शहर को दूसरे शहर से बड़ी आसानी से रेलवे के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया। इसमें अंग्रेजों की खुद की एक षड्यंत्रकारी नीति थी, भारतीयों का भला करना वो नहीं चाहते थे। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। और बस ये देखने को मिलता है कि रेलवे की शुरुआत की वजह से हम लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं और जो गरीब किसान हैं जिनकी खेती एक तरीके से बर्बाद हो गई है, उनको रोजगार के साधन वहाँ पर उपलब्ध होने लगे और मानव पूंजी धीरे धीरे से बढ़ने लगी। तो रेलवे का कुछ ना कुछ जो फ़ायदा होता है वो भारतीयों को भी होता है, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज अपनी नीतियों के अंतर्गत करना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा मुनाफा देना वहाँ पर चाहते हैं। नेक्स्ट आता है विश्व व्यापार संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें तो विश्व व्यापार संगठन का एक काम है कि सभी देशों में उदारीकरण हो, सभी जो देश हैं सही तरीके से व्यापार करें। जो छोटे देश हैं उनको भी क्या मिलना चाहिए, उनको भी अवसर प्राप्त होना चाहिए ताकि वो भी व्यापार में भागीदारी बढ़ा सकें और अपने यहाँ पर लोगों को रोजगार दे सकें और गरीबी को कम कर सकें। तो विश्व व्यापार संगठन एक सामूहिक रूप से काम करने वाला संस्थान है जहाँ पर सभी लोगों की भागीदारी देखने को हमें मिलती है। तो 1948 में गेट व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता 23 देशों के संस्थापक सदस्यों को साथ लेकर सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को प्रशिक्षित करने के लिए बनाया गया था। व्यापार संगठन का गठन 1 जनवरी 1995 को गेट के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ। इसका उद्देश्य एक नियमित आधारित व्यापार व्यवस्था स्थापित करना था। इसके अंतर्गत कोई देश व्यापार पर मनमानी प्रतिबंध नहीं लगा सकता था। भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य था और यह विश्व व्यापार संस्थान में अग्रणी रहा। मतलब भारत की जो भूमि भागीदारी है इसमें काफ़ी रही, भारत ने भी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विश्व व्यापार संगठन सभी देशों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए तथा छोटे जो देश होते हैं उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करने के लिए क्या करता है, ये बहुत ही अग्रणी रोल निभाता है। नेक्स्ट आता है हरित क्रांति क्या है, इसकी सफलता व आलोचनात्मक विवरण दीजिए। देखो, हरित क्रांति अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही क्योंकि हरित क्रांति से चावल की, गेहूं की, बाजरे की, मक्के की फसलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी और इससे जो उत्पादकता है वो भी बढ़ने लगी तथा खाद्यान्न की कमी भी कम होने लगी। भारत जैसे देश में जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पर हरित क्रांति के बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति से जो भुखमरी है, अकाल है, इनमें भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली और सभी लोगों को खाद्यान्न की पूर्ति होती रही है। तो हरित क्रांति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही भारत जैसे एक विकासशील और कृषि पर आधारित देश के लिए। तो हरित क्रांति दुर्बलतापूर्ण अर्थव्यवस्था को बहुतात्वपूर्ण अर्थव्यवस्था में परिणत कर दिया जाता है। हरित क्रांति बहुत ज़्यादा हमारी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इतना याद रखना है आपको। और इसके नुकसान ये रहे कि इसमें सभी फसलें जैसे सब्जी है, फल, इन सब का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, सिर्फ गेहूं, चावल और बाजरा पर ज़्यादा से ज़्यादा इसका
असर आपको दिखाई देता है। जो HYV सीड है इसमें रासायनिकों का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कभी कभी आपकी जो रासायनिक है ये आपकी पूरी पूरी शरीर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। दूसरा ये है कि सभी के सभी जो राज्य हैं उनमें इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। हरियाणा, पंजाब, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ कुछ राज्यों में ही आपको ऐसा देखने को मिलता है। भारत में हर जगह जो HYV सीड्स हैं या फिर हरित क्रांति है इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे देश में हरित क्रांति का लाभ देखने को नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ भारत के कुछ हिस्सों में ही इसका लाभ देखने को मिलता है, जो कि एक नकारात्मक प्रभाव के रूप में उभर कर आता है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौती कौन कौन सी थी। तो देखने को मिलता है कि उस समय हमारी कृषि उत्पादकता का निम्न स्तर था। कृषि में हम सही तरीके से नहीं कार्य कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय किसान बहुत ज़्यादा गरीब थे और जो जमींदार थे वो एक तरीके से किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे। तो ये बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आ रही थी। और तथा जो एग्रीकल्चर है जिसको आप कृषि कहते हो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। बारिश के ऊपर ही हम क्या कर रहे थे, डिपेंड कर रहे थे। यहाँ पे ये बहुत बड़ी कमी थी। और जो शोषण है वो भी आपका बढ़ता जा रहा था और आधारित संरचना भी बढ़ती जा रही थी। ठीक है, और गरीबी भी बहुत ज़्यादा प्रभावी रही। यहाँ पर गरीबी के कारण भी बहुत से नुकसान यहाँ पर होते दिखाई दे रहे हैं। और जैविक कृषि क्या होती है? जैविक कृषि वह कृषि होती है जहाँ पे आप उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसी वजह से क्या देखने को हमें मिलता है कि जैविक कृषि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जैविक कृषि से आप भूमि को बचा भी सकते हो। ठीक है, भूमि को बचा सकते हो, खाद्यान्न में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जो जैविक कृषि है उसमें HYV सीड का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फसलों को बढ़ा सकते हैं। हमें धीरे धीरे क्या करना है, रसायनों को कम करना है, क्योंकि रासायनिक भूमि का दोहन करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी वजह से हमें क्या करना है, जो रासायनिक है उनका उपयोग कम से कम करना है और जैविक कृषि की तरफ हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, जैविक कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व यहाँ पर देना है। नेक्स्ट आता है आपका विमुद्रीकरण के नुकसान क्या है। तो देखने को क्या मिलता है, विमुद्रीकरण यानी कि इसको आप डिमोनेटाइजेशन कहते हो, यानी कि पूरी की पूरी मुद्रा को बदल देना। जैसे कि 2016 में क्या होता है, हमने 2000 के और 500 के नए नोट आए थे, पुराने वाले हमारे बंद हो गए थे। इससे क्या होता है, कुछ को नुकसान भी होते हैं, कुछ कुछ फ़ायदे भी होता है। तो फ़ायदा ये होता है कि जो आपका बहुत ज़्यादा करप्शन हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो जाता है, उसको कमी करने में सहायता मिलती है। ठीक है, और पूरा पूरा एक नया सिस्टम बन जाता है। तो ये इसका फ़ायदा है, पर कुछ कुछ नुकसान भी इसके होते हैं। तो पहला नुकसान क्या है, प्रचलन में नकदी की कमी हो जाती है। नकदी की कमी हो जाती है, हम लोग ATM की बाहर लाइन में लगे रहने पड़ा, हम लोगों को नुकसान हुआ उस चीज़ से। जनता के लिए सुविधा होती है। आर्थिक विकास में मंदी आती है, यानी कि जो आपकी विकास दर उसमें कमी आती है। धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और व्यापार का विघटन होता है, मतलब जो व्यापार चल रहे हैं उनमें एक तरीके से रोक लग जाती है और बिल का भुगतान करने में समस्या आती है। और अगर आपको किसी को पैसे देने और आपके पास पैसे ही नहीं तो किस तरीके से बिल का भुगतान करेंगे। तो देखने को क्या मिलता है, पूरे के पूरे देश में आर्थिक संकट सा उपज आता है, पर ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता, धीरे धीरे कम होता रहता है जैसे जैसे क्या होता है आपका पैसे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, अब है आधारित संरचना क्षेत्र की मुख्य विशेषताओं पर नजर डालिए। तो देखने को क्या मिलता है, आधारित संरचना में आता है आपका सार्वजनिक वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुएं वह वस्तुएं जिनका उपयोग सभी कर सकते हैं, वो आपकी सार्वजनिक वस्तुओं में से एक आती हैं। ठीक है, इस तो अधिकतर भौतिक आधारित संरचना सार्वजनिक वस्तुओं का अंश होता है, जिसका अर्थ यह है कि उन उपभोक्ताओं को वस्तुओं को उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता, मतलब सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। और वहताएँ क्या होती हैं, आधारित संरचना का सामाजिक लाभ उनकी लागत से कहीं अधिक होता है, अतः उनकी कीमतों का निर्धारण करना एक समस्या बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी एज इट इज़। ठीक है, थर्ड आता है आपका एकाधिकार। सभी एकाधिकार होता है कि आपको वहाँ पे अधिकार प्राप्त है। आधारित संरचना क्षेत्र में एकाधिकार अधिक देखने में आता है। यहाँ पे आपको अधिकार, जैसे कि मैंने बताया, अधिकार आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी लोगों को समान रूप से अवसर जहाँ प्राप्त होते हैं वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विशाल निवेश। जब निवेश बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, सभी लोगों को समान रूप से रोजगार करने का अवसर प्राप्त होगा। और अविभाज्यताएं क्या होती हैं, इसका अर्थ है कि परियोजनाओं को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर और उपभाजित करके कार्यान्वित नहीं किया जा सकता, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता, पूरी की पूरी परियोजनाओं को एक साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ सैंपल, एक सैंपल पर, पहला सैंपल पर है हमारा।
और ये आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये सैम्पल पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एक और वीडियो आपके लिए आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।